अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारा घर। हमारे पास जो एमसीक्यूज़ की रिक्वेस्ट आई थी तो अब उसको शुरू कर दिया, उस पर काम शुरू कर दिया है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स की आज हम एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो उनके वफ़ा से आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स है तो जो एमसीक्यूज़ है वो भी कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। इसके अलावा जिस तरह से मैं पीडीएफ में पीएसटी के नोट्स दे रही हूँ, 1 to 10 ऑल चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं। 9 and 10 भी उसमें इंक्लूडेड है, जो कि पीएसटी रिड्यूस सिलेबस में नए आए हैं, तो वो भी मैंने उस पीएसटी के नोट्स में डाल दिए हैं, पीडीएफ में मौजूद है। बिल्कुल जिस तरीके से आप पीएसटी के नोट्स ले रहे हैं कुछ बच्चों ने जिन्होंने लिया है, इसी तरीके से आप लोग इंग्लिश के नोट्स भी ले सकते हैं, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। जो नंबर जिसमें मैं आपको दूंगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ पर, किस तरह से मैंने तरतीब दी है। देखिए यहाँ पर जो वीडियोस हैं तो इनमें तो मैंने ब्लैंक्स की शक्ल में रखी हैं, लेकिन जब आप मुझसे पीडीएफ लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली एमसीक्यूज़ ही की शक्ल होगी। और इसके अलावा यहाँ पर तो मैंने आपको 10 ईयर एमसीक्यूज़ सीक्वेंस वाइज नहीं बताए हैं, लेकिन जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें मुकम्मल तरतीब के साथ 10 ईयर्स के साथ हर चीज़ मौजूद होगी। ऑल पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एमसीक्यूज़ आर इंक्लूडेड। अब देखिए चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। देखिए जो राइटर का इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी चैप्टर का राइटर का इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वो मोटी चीज़ है कि जिससे एमसीक्यूज़ ज़्यादा बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले का राइटर कौन है? फ्रैंक ऑथर। कहाँ पैदा हुए? लंदन में। फर्स्ट उनकी पब्लिकेशन कौन सी थी? हु किल्ड नेटा मोर। इसके अलावा इन्होंने और मज़ीद कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये कैसे पूछ सकते हैं कि देखिए टाइम्स अ थीफ इन्होंने लिखी, शी वुड नॉट डांस इन्होंने लिखी। इसके अलावा ऑप्शंस दे देंगे कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी। 20 मिनट्स विद मिसेस कैंटर भी देते, क्या पता कोई और राइटर की बुक का नाम लिख के दे दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एमसीक्यूज़ में। 20 मिनट्स विद मिसेस कैंटर किस टाइप का प्ले था? मेलोड्रामा था, यानी पूरे प्ले में सस्पेंस क्रिएट हुआ था, तो इस वजह से मेलोड्रामा कहा जाएगा। फिर इसमें कैरेक्टर्स कितने थे? तो 3 कैरेक्टर्स थे, पोर्टर, मैन एंड अ लेडी। सीन कहाँ का था? एक रेलवे वेटिंग रूम का था और स्टॉर्मी वेदर था। जो औरत के पास सूटकेस था उस पर मौजूद लेबल उसकी आइडेंटिटी शो करता था और ये बताता था कि जो औरत है उसका नाम मिसेस जूडी ओकेंटब है। इसके अलावा नेक्स्ट हम एमसीक्यू पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 10। तो लिखा हुआ है पोर्टर लाइटेड द फायर फॉर द लेडी एज इट वाज वेरी कोल्ड। ये ज़रा एमसीक्यू मैंने बना दिया, वरना इतना कोई ख़ास एमसीक्यू नहीं है, ये ना पूछा जा सकता है ये। इसके अलावा 11 पर आप आ जाएं तो एमसीक्यू नंबर 11 में ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़रा अगर मैं सीक्वेंस वाइज बताने लगूँ तो मैं आगे चल के ये बताऊँगी आपको। देखिए जो एमसीक्यू नंबर 12 और 13 है उसमें शर्त के बारे में बताया गया है कि मिसेस ओकेंटब ने कितने पैसों की शर्त लगाई। फिर बताया गया है कि मिसेस ओकेंटब जो ड्राइव कर रही थी तो उस ड्राइव की शर्त क्या थी, कि यानी उन्हें एक सर्टेन प्लेस पर कितने टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद फिर जो एमसीक्यू नंबर 14 है उस पर आ जाते हैं हम। फिर जब मिसेस ओकेंटब ने इतनी फास्ट ड्राइविंग की, 2 लोग उससे मर गए। फिर वो जो एक खातून थी और उनके साथ एक बच्ची थी, तो वो जिस आदमी की यानी बीवी और बच्चे थे, तो वो आदमी जो है फिर जाहिर सी बात है उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी, तो वो बिल्कुल होपलेस हो चुका था, जीना नहीं चाहता था। उस वक्त वो कोरिया में था। तो अब इस पर एमसीक्यू बन गया कि जब वो जो आदमी था वो कोरिया में था तो वो कौन सा अरसा था। वैसे तो ये एक प्ले है, ये कोई असली कहानी नहीं है, लेकिन उन्होंने बता रखा है कि भाई वो जो आदमी कोरिया में था तो वो जून 1953 में था। फिर इसकी जो हिम्मत बनी थी, यानी इसे जब इसकी बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर ये दोबारा से जाग उठा के नहीं मुझे बदला लेना है,
तो वो किस वजह से था कि वो एक कोरियन गर्ल से मिला था कि जिसकी एज 14 इयर्स थी। ये एमसीक्यू में पूछा गया है आपसे। अगर आप 10 ईयर पेपर में उठा के देखें तो ये एमसीक्यू आया है कि जो जेंटलमैन लड़की से मिला था तो उस लड़की की उम्र क्या थी, 14 इयर्स ओल्ड थी। और इसके अलावा जो पीछे का एमसीक्यू एक मैंने छोड़ दिया था कि वो आगे वालों के साथ आएगा, तो वो एमसीक्यू ये था कि मिसेस कैंटप जिन्होंने 2 मर्डर किए तो इन्हें सज़ा क्या मिली, तो इन्हें सज़ा मिली कि 18 मंथ्स इम्प्रिजमेंट। मिसेस कैंटप कहाँ की रिहायशी थी, ये जब एमसीक्यू नंबर 24 में आपको दिख रहा है स्ट्रीम थॉप की थी, और वहाँ पर जेंटलमैन जो है वो स्ट्रीम थॉप जा रहे थे और मिसेस कैंटप वहाँ रहती थी। इसके अलावा भी जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे वो मैंने इन 25 एमसीक्यूज़ में बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर में से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो लगा कि एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, मैंने वो शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा जब आप PDF लेंगे तो उसमें सारे सीक्वेंस वाइज मौजूद होंगे, यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको रफली बता दिया कि एमसीक्यू नंबर 16 पूछा गया है पास्ट पेपर्स में, तो वो मेंशन होगा बाकायदा कि किस ईयर में पूछा गया है। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द रीवेकिंग ऑफ ईस्ट चैप्टर है नंबर 2, और फिर इस जो पॉसिबल क्वेश्चन एमसीक्यूज़ थे वो मैंने बनाए हैं कि रीअवेकिंग ऑफ ईस्ट किसने लिखा है, जो राइटर है वो कब पैदा हुए, यानी बर्ट्रैंड र्यूसल 1872 में पैदा हुए। फिर वो एक मशहूर मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे एक राइटर बनने से पहले। इसके अलावा मैंने यहाँ पे तस्करा नहीं किया, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इनका ताल्लुक़ एक नवाबी ख़ानदान से था, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। अच्छा, इनकी भी बुक्स लिखी हुई हैं कुछ। तो सबसे पहली बुक इनकी कौन सी थी, प्रिंसिपा मैथमेटिका नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जो कि एमसीक्यू नंबर 4 में मैंने बताया हुआ है। और इसके अलावा ये आई थिंक सो आपके जहन में ना आया हो ये एमसीक्यू, लेकिन ये आता है पेपर में। एमसीक्यू नंबर 13 पे आ जाए। व्हेन इंडस्ट्रियलिज्म वाज न्यू इन इंग्लैंड, प्रोटेस्ट वर एक्सप्रेस्ड इन कार्लिल प्रेजेंट एंड पास्ट। कार्लिल प्रेजेंट एंड पास्ट एक बुक थी कि जिसमें प्रोटेस्ट किया गया, यानी जिसके ज़रिए प्रोटेस्ट किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़। तो आई थिंक सो ये आपने इतना नोटिस में ना लिया हो जब मैंने आपको चैप्टर समझाया हो, क्योंकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी तो अपलोड कर चुकी हूँ ना, तो आई थिंक सो आपने इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दी हो, लेकिन इससे एमसीक्यू बन सकता है। अभी डार्क एजेस एक अहम सवाल भी है, एक अहम एमसीक्यू भी है कि डार्क एजेस दरअसल है क्या। तो जब यूरोप तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ, यानी जब वो नीचे आने लगा, तो उन्होंने यूरोपियंस ने उस टाइम पीरियड को, ऑल्दो इट वाज अ ग्रेट टाइम, बहुत उसमें जो है तरक्कियाँ हो रही थी, लेकिन यूरोपियंस क्योंकि उस वक्त पस्ती का शिकार हो रहे थे तो उन्होंने डार्क एजेस का नाम दिया था। फिर ये पूछा जाता है कि ऑल्टरनेशन ऑफ पावर जो चलती रही तो ईस्ट के पास कैसे आई, वेस्ट के पास कैसे आई। वेस्ट का तो कॉमन है कि जो यानी रोमन्स हैं उनको जब फतह हासिल होती थी तो फिर ये गालिब होते थे, यानी डोमिनेंट होते थे, लेकिन फिर जब रोमन्स हार जाए तो फिर इनकी भी शिकस्त होती थी, इनकी भी पावर और कल्चर दोनों चला जाता था। अब यहाँ पर जो चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ हैं, ओनली 13 एमसीक्यूज़, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये ब्लैंक्स की सूरत हाल में है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एमसीक्यूज़ चाहिए हो, इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स है, क्योंकि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार इसके भी होने चाहिए, आप लोगों को ज़ाहिर है ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे कुछ लेक्चर्स में मैंने देखा कि चैप्टर्स मिसिंग हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ऑफ ईस्ट के मैंने क्वेश्चन आंसर्स अपलोड नहीं किए, तो इंशाल्लाह वो कर दूंगी, लेकिन PDF में वो मौजूद होंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बता रखा है कि कॉन्टैक्ट नंबर जो यानी कि आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे तो मैं आपको सेंड करूँगी PDF, तो वो जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।